हेलो दोस्तों। हमने इतिहास विषय की एमसीक्यू शुरू की थी। इतिहास विषय में हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को पूरा कर लेंगे। तो आज की हम क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास है वो अंतिम होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, एरन। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है, हमने पिछली क्लासों में भी बात की थी, वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और कालीबंगा वर्तमान के अंदर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से हमें नगर और दुर्ग के चारों तरफ प्राचीर यानी कि दीवार की भी प्राप्ति हमें होती है। रंगपुर है, वो भी गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित एक स्थल है। एरन है, वो एमपी में स्थित है। और एरन से हमें भानुगुप्त का जो अभिलेख है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इलाका है वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो सर्वप्रथम स्थान खोजे थे वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में सोर्तगोई और मुंडीकाक दो स्थल स्थित है। भारत में अनेक स्थल है, गुजरात में है, राजस्थान में भी बहुत सारे स्थल है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे? केसी श्रीवास्तव, रेवरेंड हेरस, अंशुमान द्विवेदी, मार्टिमर व्हीलर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा के अंदर परिवर्तित करने वाले जो विद्वान थे वो थे रेवरेंड हेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है? संस्कार, पूजा सामग्री, जाति, धर्म। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा जो ले रहा है वर्तमान का भारतीय जीवन वो है धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है? रहन सहन, अन्न भंडार प्रणाली, मूर्ति पूजा, भवनों के अवशेष। तो सिंधु घाटी व सुमेरियन सभ्यता है उसके अंदर जो समानता है वो है अन्न भंडार की। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से भी इस तरह के अनागार हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? सुमेरियन सभ्यता का, चीनी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का? तो लोथल हमें पता है गुजरात में है और गुजरात में जो स्थल लोथल खोजा गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। और लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, इसके साथ ये एक औद्योगिक केंद्र भी था। यहाँ मनके बनाने के कुछ कारखाने भी स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। दयाराम साहनी है, उन्होंने 1921 के अंदर सर्वप्रथम जो स्थल खोजा वो है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव, विष्णु, बेल, गणेश जी। तो प्रमुख देवता था सिंधु सभ्यता का वो था शिव। अर्नेस्ट मैके को जो मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई थी उसमें त्रिमुखी पुरुष के जो साक्ष्य थे उसे ही जॉन मॉर्सल ने रुद्र शिव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल, मेहरगढ़, रोपड़, दायमाबाद। प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस का जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है वो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित है। और मेहरगढ़ है
वो नवपाषाणी काल का एक स्थल है और यहाँ से हमें सर्वप्रथम पशुपालन तथा कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर सर्वाधिक अंकित पशु है? एक श्रृंग, बैल, भैंसा, घोड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं या फिर जो ताम्र लिपियां हैं उन पे ज़्यादातर हमें एक श्रृंगी जो आकृति है वो अंकित मिलती है, यानी इसमें एक सिंह है वो आगे की तरफ निकला हुआ है, इस तरह की आकृति उन पे अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग परिचित थे माप एवं तोल से, लेखन कला से, चित्रांकन से, दशमलव पद्धति से। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग परिचित थे वो माप व तोल से भी थे, लेखन कला से भी थे, लेकिन ज़्यादा जो साक्ष्य हमें मिले हैं माप व तोल के वो मिलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में हमें ताम्र निर्मित सलाखा प्राप्त हुई है तथा सीपी का बना एक मापक यंत्र भी हमें प्राप्त हुआ है। इसके साथ में कुछ बटखरे यानी बाट भी मिले हैं जो गुणन के हिसाब से हैं, 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह के हमें बाट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, यानी किस प्राचीन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध थे? ईरान, मित्र नहीं है, ये मिस्र है, सुमात्रा, इराक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राचीन सभ्यता से संबंध थे वो है इराक, और इराक को ही उस समय मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था और मेसोपोटामिया तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई? सिंध, मालवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आम्री जो संस्कृति है वो विकसित हुई सिंध में। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज और उसका उत्खनन है 1929 के अंदर NG मजूमदार के द्वारा किया गया, और यहाँ से हमें हड़प्पा से पूर्व हड़प्पा तथा झुंकर व झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। झुंकर और झांकर संस्कृति का मतलब है कि ग्रामीण और नगरीय संस्कृति है, इन दोनों के ही साक्ष्य हमें आम्री संस्कृति के यहाँ यानी सिंध में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति प्रतिवेदित है? एरन, मेहरगढ़, बनावली, कोल्डी, हवा। पक्की मिट्टी से बना हुआ जो हल है उसकी एक प्रतिकृति हमें प्राप्त होती है बनावली से। बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। मेहरगढ़ एक नवपाषाणी काल है जो पाकिस्तान में है। एरन MP में स्थित है जो कि भानुगुप्त के अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। कोल्डी हवा जो है बिहार में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? व्हीलर, दयाराम साहनी, मार्शल, राखालदास बनर्जी। तो भारत की प्राचीन सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो सर्वप्रथम दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, और उन्होंने निर्देश दिया था 1921 में दयाराम साहनी को, और दयाराम साहनी ने वर्तमान के पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के टीले का पुनरान्वेषण किया था। आइए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति, उसकी कुछ शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 होता, यह ऋग्वेदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था। नंबर 2 उद्गाता, सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला था, उसे उद्गाता कहा जाता था। 3 नंबर है अध्वर्यु कार्य, यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ विधियों का समापन करने वाला अध्वर्यु कहा जाता था। ब्राह्मण, यज्ञों का निरीक्षण करने वाले को ब्राह्मण कहते थे। नृप्त, परिवार के सदस्य को नृप्त कहा जाता था। नरिष्ठ, परिवार का जो मुखिया होता था उसे नरिष्ठ कहते थे वैदिक काल में। विषमता, विषमता यानी विष को खाने वाला अर्थात कर को खाने वाला, कर को खाने वाला राजा होता था तो राजा को विषमता कहा जाता था। बलि, सामान्य लोगों द्वारा दी जाने वाले उपहार
यानी ये राजा को जो सामान्य लोग उपहार देते थे उसे बलि कहा जाता था। पितेर, वृद्ध या बूढ़े जन लोगों को पितेर कहा जाता था और ये सभा के सदस्य होते थे। मिलिशिया, युद्ध के समय एकत्रित हुई सामान्य नागरिकों की जो सेना थी उस समय मिलिशिया कही जाती थी। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में संबंधित वर्ण व्यवस्था का प्राचीन उल्लेख हमें मिलता है। नासदीय सूक्त, जिसमें पहली बार एकेश्वरवाद या फिर अद्वैतवाद की अभिव्यक्ति हुई है, जिसे आगे चलकर शंकराचार्य ने पल्वित किया था। नेक्स्ट है जैन अवस्था। यह है पारसी यानी ईरानी धर्म ग्रंथ था। ऋग्वेद के समकालीन इसे माना जाता है, जिसमें दो शक्तियों यानी देवता और राक्षस के बीच में संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें देवता है वो अहुर मजदा पुण्य का प्रतीक है और अहिरमन है जो बुराई का प्रतीक है। शिल्पकृति, मानव निर्मित आकृति को शिल्पकृति कहा जाता था। वैदिक काल में प्रतिभूमि उस भूमि को कहा जाता था जो कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती थी। गोपति, ऋग्वेद में राजा के लिए ये शब्द आया है। गोमृत उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जिस व्यक्ति के पास गायों की संख्या अधिक होती थी और गाय उस समय वस्तु विनिमय का साधन हुआ करती थी। स्तर विनाश, भूमि की वह परत जो उत्खनन में मिली है। द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म हुआ है, यानी एक बार तो जन्म और दूसरी बार उसका उपनयन संस्कार होता था उस समय, यानी 2 बार जन्म माना जाता था। और द्विज ऋग्वेदिक काल में 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नेक्स्ट है अंत्यवासी। गुरु आचार्य के पास अध्ययन करने वाले को अंत्यवासी कहा जाता था। श्रोत्रिय, वेद पाठ्य ब्राह्मण जिसे वेदों का अध्ययन किया हो उसे श्रोत्रिय कहा जाता था। दंडमान, वेदाध्ययन के पूर्व छोटी श्रेणी के जो विद्यार्थी होते थे उन्हें दंडमान कहा जाता था। प्रतिव्रा, स्वेच्छा से अपने पति को चुनने वाली जो स्त्री होती थी उसे ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में प्रतिव्रा कहा जाता था। ईशान, वैदिक युग में समिति का जो अध्यक्ष होता था वो ईशान कहलाता था। समिति तथा सभा उस समय की महत्वपूर्ण संस्था थी और ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां कही जाती है। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता था। व्रात्यस्त्रोम, ये वोम नहीं है, त्रय है या व्रात्यस्त्रोम, अनार्यों को आर्य बनाने वाला जो यज्ञ होता था वो व्रात्यस्त्रोम कहा जाता था। आज इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेंगे, वैदिक संस्कृति। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।